दास वंश सन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। भारत पर दो मुसलमान राजवंशों ने राज्य किया। उनमें एक तो पठान थे और दूसरे थे मुगल। पठान अफगानी भी कहलाते हैं। उनके 5 राजघरानों ने राज्य किया। इन पांचों का वर्णन क्रमशः किया जाता है। कुतुबुद्दीन। पठानों का पहला राजवंश गुलाम खानदान या दास वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस राजवंश के दास वंश कहलाने का कारण यह है कि इस वंश का पहला बादशाह कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास था। वास्तव में वह तुर्क था और बचपन में एक धनी सौदागर के यहाँ पला था। सौभाग्य से वह मोहम्मद गोरी के आश्रय में पहुंचा और अपने गुणों के कारण उसने बहुत उन्नति की। गोरी के मरने पर कुतुबुद्दीन ही उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी हुआ। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन भारत का पहला मुसलमान बादशाह हुआ। उसने केवल 5 वर्ष राज्य किया। वह पराक्रमी, वीर तथा योग्य शासक था। स्वभाव का उदार और मजहब का पाबंद था। कुतुब मीनार। दिल्ली में उसने एक मीनार बनवाना शुरू किया था जो वहां अब कुतुब मीनार के नाम से मौजूद है। इसकी ऊंचाई 248 फुट है। दुनिया भर में कोई मीनार इतनी ऊंची नहीं है। कहते हैं कि यह मीनार पृथ्वीराज की बनवाई हुई है। गोरी ने उसे तोड़ दिया था जिसे इसने फिर से बनवाया। इसका पहला नाम यमुना स्तंभ था। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया। अल्तमश। कुतुबुद्दीन के बाद उसका बेटा आराम शाह बादशाह हुआ, परंतु वह बिल्कुल निकम्मा आदमी था। वह 1 वर्ष भी राज्य नहीं करने पाया। बंगाल के सूबेदार अल्तमश ने उसे गद्दी से उतारकर 1211 ईस्वी में बादशाहत ले ली। वह कुतुबुद्दीन का दास था। बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे अपनी बेटी भी ब्याह दी थी। उसने 26 वर्ष तक बादशाहत की। वह चतुर और वीर आदमी था। उसके राजकाल के आरंभ में ही भारत पर एक बड़ी मुसीबत आते आते रुक गई। मध्य एशिया में चंगेज खान नाम का एक बड़ा ही प्रबल लुटेरा था। उसके पास अनगिनत सेना थी। वह एक राजा को खदेड़ता हुआ सिंधु नदी के किनारे तक आ पहुंचा। उस राजा ने अल्तमश की शरण चाही। अल्तमश ने देखा कि राजा को शरण देने से चंगेज खां जैसे बलवान आदमी से बैठे बिठाए बिगाड़ हो जाएगा। अतः अल्तमश ने उस राजा को शरण नहीं दी। तब चंगेज खां भी बिना किसी प्रकार का उत्पात किए वहीं से लौट गया। उन दिनों सिंध और बंगाल के मुसलमान सूबेदार बागी हो गए थे। अल्तमश ने उनका दमन किया और उन प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अल्तमश ने मालवा पर चढ़ाई की। वहां का राजा 6 वर्ष तक अपने देश की रक्षा करता रहा, पर अंत में हार गया। अल्तमश ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया और महाकाल के सुंदर मंदिर को नष्ट कर दिया। अल्तमश के समय में ही कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ। 1226 ईस्वी में अल्तमश की मृत्यु हो गई। वह गुलाम खानदान का सबसे अधिक प्रतापी बादशाह था। रजिया बेगम। अल्तमश के मरने पर राज्य के लिए झगड़ा उठ खड़ा हुआ। बारी बारी से 4 आदमी गद्दी पर बैठे, पर सब के सब उतार दिए गए। अंत में अल्तमश की बेटी रजिया 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। वह बहुत होशियार स्त्री थी। मर्दानी पोशाक में खुले दरबार में आती थी और बड़े बड़े मुकदमों के फैसले करती। उसने 4 वर्ष तक बड़ी योग्यता से राज्य किया। कानून का सुधार कर कितनी ही बुराइयां दूर कर दी। वह इतिहास में सुल्ताना रजिया के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में एक हबशी गुलाम पर उसके अनुचित कृपा दिखलाने के कारण उसके दरबारी बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने मिलकर बेगम को मार डाला। मुसलमानों में रजिया ही ऐसी स्त्री थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर बादशाहत की। नासरुद्दीन महमूद।
रजिया के बाद क्रमशः दो और बादशाह हुए, बहराम और अलाउद्दीन महमूद। ये दोनों नालायक थे। इनके समय में मालवा और मेवाड़ के राजपूत स्वाधीन हो गए। इनके बाद 1246 ईस्वी में अल्तमश का छोटा पुत्र नासरुद्दीन महमूद बादशाह हुआ। वह बड़ा ही सज्जन, सरल हृदय, सच्चरित्र और दयालु तथा शिक्षा प्रेमी बादशाह था। उसका जीवन बड़ा सीधा साधा था। खजाने को वह प्रजा की धरोहर मानता था। अपने खर्च के लिए उससे एक कौड़ी भी ना लेता था। बेचारा दिन भर किताबें लिखता रहता और उनकी बिक्री से जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट पालता था। घर के कुल कामकाज उसकी बेगम ही करती थी। एक बार खाना पकाते समय उसका हाथ जल गया। उसने दुखी होकर बादशाह से कहा, अब तो यह दुख नहीं सहा जाता, खाना पकाने के लिए एक दासी ही रख दीजिए। बादशाह ने जवाब दिया, मैं गरीब आदमी हूं, दासी रखने की मेरी हैसियत कहाँ। नासरुद्दीन का वजीर गयासुद्दीन बहुत योग्य आदमी था। वास्तव में वही राजकाज संभालता था। उसने पंजाब पर चढ़ाई करने वाले मुगलों को मार भगाया और मेवाड़ तथा मालवे के राजपूतों को फिर से अपने अधीन कर लिया। 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन का देहांत हो गया। गयासुद्दीन बलवन यह पहले नसरुद्दीन का गुलाम था। उसके गुणों पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे अपनी बहन ब्याह दी थी और अपना मंत्री बना लिया था। नासरुद्दीन के कोई लड़का नहीं था, इसलिए बलवन ही बादशाह हुआ। वह बड़ा ही जालिम बादशाह था। उसके हाथों राजपूतों को बहुत हानि उठानी पड़ी। उसने बंगाल के विद्रोह को खुद जाकर दबाया और बलवाई सूबेदार तुगरल खां को सपरिवार बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। फिर लाहौर तक आए हुए मुगलों को मार भगाया। उसके समय में मुगलों की एक भी न चली। एशिया के कई राजकुमार मुगलों से सताए जाने के कारण उसकी शरण में रहते थे। बलवन का दरबार हमेशा कवियों और पंडितों से भरा रहता था। हिंदी का प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो बलवन के ही दरबार में रहता था। 1287 ईस्वी में बलवन की मृत्यु हो गई। कैकुबाद बलवन के मरने पर उसका पोता कैकुबाद बादशाह हुआ। वह बहुत विलासी था। बादशाहत की उसे परवाह नहीं थी। यह देख राजा और सरदार स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे। उसके बाप ने बंगाल से आकर उसे बहुत समझाया, पर वह ना सुधरा। अंत में 1290 ईस्वी में उसे खिलजी खानदान के एक आदमी ने मार डाला। कैकुबाद के साथ ही गुलाम खानदान का अंत हो गया।